हेलो दोस्तों, बिगनर्स बैंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं इकोनॉमी का पार्ट 2। ठीक है। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सीधा तरीका कहाँ से मिलेगा, या फिर तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, वरना फिर टेलीग्राम की आईडी कहाँ मिलेगी। टेलीग्राम की आईडी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, सबसे नीचे लिंक दे रखा है। ठीक है। मुद्रास्फीति, और उसमें प्लेलिस्ट का लिंक भी है। टेलीग्राम पर सारी लिंक वगैरह मिल जाएंगी जितने भी वीडियो अपलोड होती हैं। मूल्य स्तरों में होने वाली सतत वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ मुद्रा के मूल्य में कमी होता है, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं। पहला, मुद्रा के प्रसार में वृद्धि, और दूसरा, वस्तु के उत्पादन में कमी। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, गुड्स और मनी। गुड्स, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, और जब वस्तुओं की मात्रा घट जाती है। ये पूरी साइकिल गुड्स और मनी के बीच का होता है। मुद्रास्फीति के कारण, जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, और जब वस्तुओं की कीमत घट जाती है, तब इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होती है उससे। मुद्रा संबंधी नीति, जब सरकार अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक से मुद्रा का निगमन करवाती है, तो देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। साख संबंधी नीति, केंद्रीय बैंक बैंक दर, रेपो रेट, सीआरआर आदि को कम कर साख का विस्तार कर सकती है। ऐसा करने से बाजार में तरलता में वृद्धि हो जाती है। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों को खरीदने से साख का विस्तार हो जाता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। ऋण पत्र को खरीदने वाला ऋण दाता होता है और बेचने वाला ऋणी। मुद्रास्फीति का नियंत्रण, मुद्रा की मांग को कम करने वाले कारक। मौद्रिक उपाय, ये उपाय केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित उपाय आते हैं। विमुद्रीकरण, पुरानी मुद्रा का प्रचलन से दूर कर उसके जगह पर नई मुद्रा का प्रचलन करना विमुद्रीकरण कहलाता है। ऐसा करने से मुद्रा कम हो जाती है। मुद्रास्फीति के प्रभाव, उत्पादक वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत किसान और उद्योगपति आते हैं। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। बढ़ी हुई कीमतों पर उत्पादकों को लाभ होता है। व्यापारिक वर्ग, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे व्यापारिक वर्ग को फायदा होते हैं। उपभोक्ता वर्ग, वस्तु की कीमत बढ़ने से उपभोक्ता को अधिक दामों पर वस्तु खरीदनी पड़ती है, जिससे उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। वेतनभोगी वर्ग, वेतनभोगी को एक निश्चित राशि मिलती है। बढ़ी हुई कीमत पर वस्तु को खरीदने से उनकी बचत कम हो जाती है, इस कारण मुद्रास्फीति में हानि होती है। ऋणी और ऋणदाता वर्ग, ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि होता है। निवेशकर्ता वर्ग दो तरह के होते हैं। प्रथम प्रकार के ऐसे निवेशकर्ता जिसने अपनी पूंजी को निश्चित आय वाले इस स्कीम में जमा कर रखा है, ऐसे निवेशकर्ता वर्ग को हानि होगी। ऐसे निवेशकर्ता वर्ग जिसने अपनी संपत्ति को परिवर्तनशील आय वाली स्कीम में लगा रखा है, उसे क्या होगा, उसे लाभ होगा। श्रमिक वर्ग, मुद्रास्फीति में श्रमिक वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाने से उनकी आय में वृद्धि हो जाती है। साथ ही रोजगार के अवसर भी बंद हो जाते हैं, जिससे बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिलने लगता है। यदि श्रमिक वर्ग को वेतनभोगी वर्ग के रूप में मान लिया जाता है, तो उसे हानि हो जाती है। सरकार और करदाता वर्ग, अप्रत्यक्ष कर के दृष्टि से सरकार को लाभ होता है, प्रत्यक्ष कर के दृष्टि से सरकार को हानि होती है, एवं करदाता को लाभ होता है। तो प्रत्यक्ष कर की दृष्टि से क्या होता है, सरकार को लाभ होता है, और प्रत्यक्ष कर की दृष्टि से सरकार को हानि होती है, करदाता को इसमें लाभ होता है। निवेशकर्ता वर्ग, श्रमिक वर्ग और सरकार को लाभ और हानि दोनों होते रहते हैं। मुद्रा संकुचन, यह वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमतें घट रही होती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ रही होती है। मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु की कीमतें कम हो जाती हैं, यानी डिफ्लेशन उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। मंदी को दूर करने के लिए विशेषकर
मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर जब जानबूझकर वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो मंदी रिफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन एक स्वाभाविक परिणाम है जबकि रिफ्लेशन जानबूझकर किया गया परिणाम है। वस्तु की कीमत की अधिकता को जब मुद्रा की मात्रा को कम करके वस्तुओं की कीमतें जानबूझकर कम की जाती हैं तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन एक स्वाभाविक परिणाम है जबकि डिसइन्फ्लेशन जानबूझकर किया गया परिणाम है। डिफ्लेशन में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है जबकि डिसइन्फ्लेशन में बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होती। नया थोक मूल्य सूचांक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2004-5 के 68वें दौर की समाप्ति के पश्चात वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया है। नए सूचांक में कुल मिलाकर 676 वस्तुओं के मूल्यों को शामिल किया गया है। भारत में 4 उपभोक्ता मूल्य सूचांक प्रचलन में है जो निम्नवत हैं। श्रमिकेतर शहरी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर होती है। फिर आ जाते हैं बैंकिंग। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की जमा डिपॉजिट स्वीकार करता है और इसके बदले साख निर्माण करके अग्रिम ऋण देता है। भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का कार्य करती है और बैंकिंग से अभिप्राय उधार देने अथवा निवेश के उद्देश्य से जमा रूप में जनता से मुद्रा स्वीकार करना और इनका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार से भुगतान करना है। बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: जमा स्वीकार करना, अग्रिम ऋण देना, साख निर्माण, विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता, ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। बैंकिंग का प्रारंभ एवं विकास 18वीं सदी में बैंकिंग संबंधी कार्य महाजन, सेठ, साहूकार किया करते थे। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक 1770 ईस्वी में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से किया गया। यूरोपीय पद्धति के आधार पर भारत का पहला बैंक भारत का पहला बैंक क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहाँ पे था? कलकत्ता में। यह बैंक विदेशी पूंजी सहायता से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था जो असफल रहा। निजी अंशधारी के आधार पर देश में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को गोरबाला समिति की सिफारिश पर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। भारत में संयुक्त पूंजी वाले बैंक इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी में हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई। भारत में सीमित देयता के आधार पर भारतीय द्वारा स्थापित व संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक है। पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान देश में कुछ और बैंक स्थापित किए गए। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई। बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। 1930 ईस्वी में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति ने देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करने एवं बैंकिंग अधिनियम बनाने पर जोर दिया। फलतः 1934 ईस्वी में RBI अधिनियम पारित हुआ। गौरबाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण SBI के नाम से किया गया तथा 8 अन्य बैंकों को SBI के सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया, जिसे स्टेट बैंक समूह के नाम से जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रिमाणपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। हजारी समिति की सिफारिश पर 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया, जिनकी कुल चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 4 सितंबर 1993 ईस्वी को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB में कर देने से राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 20 से घटकर 19 हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक केंद्रीयकृत बैंक की स्थापना करने की सिफारिश सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग द्वारा
किया गया। किसके द्वारा किया गया? हिल्टन यंग कमीशन या फिर हिल्टन यंग आयोग 1926 में। 1930 ईस्वी में बैंकिंग जांच समिति ने भी देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर 8 सितंबर 1933 ईस्वी को विधानसभा में आरबीआई विधेयक पारित किया गया। 6 मार्च 1934 को बीकानेर के हस्ताक्षर के बाद 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभ में 3 ही विभाग थे, एक बैंकिंग, ऋण और कृषि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन एवं संचालन 20 सदस्यीय बोर्ड द्वारा होता है। कितने? 20 सदस्य होते हैं बोर्ड में, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी, 10 भारत सरकार द्वारा मनोनीत आर्थिक विशेषज्ञ, 4 क्षेत्रीय बोर्ड के निदेशक जिनका मनोनयन सरकार करती है, वो सब रहते हैं। आरबीआई के 4 अन्य क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून का होता है। नोट जारी करना आरबीआई अधिनियम की धारा 22 के तहत भारत में 1 रुपया के नोट एवं सिक्के के साथ साथ सभी छोटे सिक्के 1 रुपया से कम मूल्य को छोड़कर सभी करेंसी को जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। 1 रुपये के नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर न होकर वित्त सचिव का होता है। वर्तमान में आरबीआई न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत नोटों का निर्गमन करती है। आरबीआई देश के सभी व्यापारिक बैंक के लिए वही कार्य करता है जो व्यापारिक बैंक आम ग्राहक के लिए, साथ ही उनसे जमा राशि भी स्वीकार करती है और ऋण देती है। शाख नियंत्रण के तहत आरबीआई विनिमय कीमत एवं अन्य आर्थिक गतिविधि में स्थिरता बनाए रखता है। बैंक दर, बैंक रेट। केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जिस दर पर वाणिज्य कमर्शियल बैंक को ऋण देती है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, उसे बैंक दर कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, CRR। आरबीआई अधिनियम की धारा 42(1) के तहत सभी अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का 3% के बराबर राशि रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है, जिसे CRR कहते हैं। CRR की राशि को बढ़ाकर 15% कर सकता है। वर्तमान समय में CRR की दर 5% है। कानूनी तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आरबीआई अधिनियम की धारा 23 के तहत सभी वाणिज्यिक बैंकों को नकदी, स्वर्ण एवं प्रतिभूति के रूप में कुल मांग एवं सावधि जमा का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे SLR कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मार्च 2015 को 1 रुपये का नोट पुनः प्रचलन में लाने की घोषणा की है। इसके लिए द क्वाएंस एक्ट 2011 के तहत निविदा जारी की गई है, जिसके माध्यम से नोट की प्रिंटिंग की जाएगी। वाणिज्यिक बैंक, 26 वाणिज्यिक बैंकों में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 एसबीआई बैंक समूह तथा एक आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। बैंकों के संबंध में सरकार ने नई नीति अपनाई है, जिसके तहत अब राष्ट्रीयकृत बैंकों में 49% तक की भागीदारी निजी क्षेत्रों द्वारा हासिल की जा सकेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, दूसरे स्थान पर पीएनबी, तीसरे स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथे स्थान पर कैनरा बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन आरबी सुरैया की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना था, साथ ही ग्रामीण बचत को एकत्रित कर उत्पादक गतिविधियों में लगाना था। केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 ईस्वी के बाद से कोई नई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बड़े तथा मंझोले औद्योगिक इकाइयों को सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। 1976 ईस्वी से पहले तक यह आरबीआई की एक सहायक संस्था थी, किंतु 1976 में से आरबीआई से अलग कर इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह आईडीबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली बैंक है,
जिसकी स्थापना का उद्देश्य लघु एवं लघुत्तर उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। सिडबी लघु एवं लघुत्तर उद्योगों के लिए व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता देती है। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक वित्त ऋण उपलब्ध कराना है। 1 जुलाई 1993 ईस्वी को इसे कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 2001 ईस्वी में इसका विलय पीएनबी में कर दिया गया। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को हुई, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में स्थापित लघु एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक एवं मध्यकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आईसीआईसीआई स्वीकृत ऋण को विदेशी मुद्रा के रूप में भी उपलब्ध कराता है। वर्ष 2004 में आईसीआईसीआई लिमिटेड का विलय निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक में कर दिया गया। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 20 मार्च 1985 को की गई। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। इस बैंक का प्रारंभिक नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक था। इसे 6 मार्च 1997 को एक विधेयक पारित कर इसका नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड रखा गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई। यह अपना कार्य 1 जुलाई 1966 ईस्वी से शुरू किया। 1 फरवरी 2003 ईस्वी को यूटीआई का विभाजन कर दिया गया। यूटीआई 1, यूटीआई सेकेंड, यूटीआई 1 में सुनिश्चित लाभ वाली योजनाओं को रखा गया, जबकि यूटीआई सेकेंड में सभी शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य एनएवी को रखा गया है। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई, जिसका उद्देश्य निर्यात एवं आयात के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह बैंक भारत के अतिरिक्त विकासशील देशों को भी आयात निर्यात के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। फिर आ जाते हैं नाबार्ड बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को संसद के द्वारा एक विधेयक पारित कर किया गया। इस बैंक में भारत सरकार तथा आरबीआई की हिस्सेदारी 50-50% है। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालिक ऋण, अधिकतम 18 माह के लिए सहकारी बैंक की सहायता लेता है। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1988 ईस्वी में आरबीआई की एक सहायक संस्था के रूप में की गई। यह बैंक आवास संबंधी वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। यह बैंक देश में स्थापित सभी आवास वित्त कंपनी का नियंत्रक एवं नियामक भी करता है। फिर आ जाते हैं छापाखाना यानी कि प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक महाराष्ट्र। ये छापाखाना या प्रेस मतलब ये नहीं कि अखबार छापता है, अखबार वाले लोग नहीं है, ये नोट छापते हैं, बड़े लोग हैं ये। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक महाराष्ट्र। इस छापाखाना यानी कि प्रेस में डाक संबंधी लेखन सामग्री, टिकट, स्टैम्प पेपर, आरबीआई एसबीआई का चेक बिल के अतिरिक्त किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय विकास पत्र की छपाई होती है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। यहाँ दक्षिण भारत के राज्यों की डाक लेखन सामग्री की छपाई होती है। इसके अतिरिक्त पूरे देश के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टैम्प पेपर की छपाई होती है। करेंसी नोट प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के नोट की छपाई होती है। 1000 रुपये बंद हो गए हैं। 2000 रुपये की यहाँ पर होती थी, अब वो भी पता नहीं बंद है कि चालू है, क्या कराया गवर्नमेंट ने। 10, 50, 100 की यहाँ पर ही होती है। बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश। यहाँ 20, 50, 100, 500 रुपये के नोट की छपाई होती है। इसके साथ साथ आरबीआई की प्रतिभूति की छपाई भी होती है। सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। यहाँ बैंक एवं करेंसी नोट पेपर के साथ साथ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की भी छपाई होती है। देश में 4 टकसाल की स्थापना की गई है। मुंबई 1830, फिर मुंबई 1903, हैदराबाद 1950, नोएडा 1989। राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1991 में गठित फरवेनी समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश की कि देश में एक राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हो। 1992 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना का कार्य आईडीबीआई को सौंपा। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्य प्रवर्तक आईडीबीआई है। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय दलाल स्ट्रीट, मुंबई में है।
भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। जनवरी 2007 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने 3 अन्य निवेशक बैंक के साथ मिलकर एनएससी की 20% हिस्सेदारी यानी कि इक्विटी अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया। तेजरिया और मंद्रिया बुल्स एंड बीन्स शेयर बाजार से संबंधित हैं। देश का दूसरा पुराना शेयर बाजार दिल्ली में है। निर्यात स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग कंपनी टाटा मोटर्स है। निर्यात स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स, डॉक्टर लेबोरेटरी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एमटीएनएल, महिंद्रा, सत्यम कंप्यूटर्स, बीएसएनएल, विप्रो। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय शेयर मूल्य सूचकांक: संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क डायजोन्स डी जोन्स, जापान टोक्यो निक्की, कनाडा ओटावा एसएसपी, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया वो वेस्पा, इटली रोम मेडल, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा एस, मैक्सिको आईपीसी, चीन शेंघई कॉम, ताइवान ताइपे तीन, दक्षिण कोरिया में कॉस्पी, उत्तर कोरिया में कोरिया कंपोजिट इंडेक्स, सिंगापुर में स्टेट्स टाइम्स सीमेक्स, भारत में डॉलेक्स सेंसेक्स और निफ्टी। जर्मनी फ्रैंकफर्ट मिड डेक्स, डॉलेक्स सेंसेक्स और निफ्टी, इसका अभी पता नहीं क्या है। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं शेयर विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को किया गया तथा इसे संवैधानिक अधिकार 30 जनवरी 1922 ईस्वी को प्राप्त हुआ। इसका कार्य शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई में है। सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो इसके प्रवर्तक बैंक आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई के द्वारा दिया गया था। सेबी भारतीय पूंजी बाजार का विनियमन करता है। इसके द्वारा म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश की योजनाओं को पंजीकृत किया जाता है। भारतीय शेयर बाजार को मान्यता इसी के द्वारा प्राप्त होता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार की संख्या 23, पूर्व में 24 थी। बाजार पूंजीकरण, मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन, एमकैप। एमकैप किसी भी कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य को कहा जाता है। इसके तहत किसी अर्थव्यवस्था की वित्तीय परिपक्वता के साथ साथ किसी देश के निगमीकरण की स्थिति का पता चल पाता है। एमकैप के दृष्टिकोण से भारत की सबसे बड़ी कंपनी मुकेश अंबानी ग्रुप की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। दूसरे स्थान पर ओएनजीसी, तीसरे स्थान पर इन्फोसिस, चौथे स्थान पर एनटीपीसी का नाम आता है। सेबी किसी भी एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने के साथ साथ रद्द भी कर सकता है। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी, एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय के अलावा कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, भोपाल स्थित 8 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रमुख शहरों में स्थित अपने 109 मंडल कार्यालयों, 2048 शाखा कार्यालयों, 1004 मोबाइल कार्यालयों के जरिए कार्य करती है। प्रमुख बैंकिंग समितियां, समिति और क्षेत्र: नरसिंह समिति बैंकिंग सुधार, चैलय समिति कर सुधार, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, बैंक विज्ञापन एवं स्लोगन। ये पढ़ेंगे कल।